जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारे एथिक्स का सीरीज का 15वां वीडियो है और आज का टॉपिक है अभिवृत्ति, जिसे इंग्लिश में एटीट्यूड कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग इसकी अंतर्वस्तु एवं विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि अभिवृत्ति होती क्या है, एटीट्यूड क्या होती है। अभिवृत्ति से पहले हम लोगों ने एथिक्स वैल्यूज़ को हम लोग जान चुके हैं कि एथिक्स होता क्या है, वैल्यूज़ होती क्या है। इसके संबंध में हम लोगों ने बढ़िया से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग एटीट्यूड का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं एटीट्यूड होता क्या है। आप भी बोलचाल की भाषा में इसको यूज करते हैं, आप इस शब्द से भली भांति परिचित होंगे, लेकिन ये वास्तविक अर्थ इसका नहीं होता है। हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं कि इसका एटीट्यूड कैसा है। एक मूलतः उस बोलचाल की भाषा में नकारात्मकता झलकती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर लेकर देखते हैं कि अगर लड़का और लड़की का संबंध आपस में रहता है प्रेमी प्रेमी वाला, तो कभी कभी लड़के से मुंह से सुनते होंगे कि इस लड़की का एटीट्यूड कितना है, देखिए। तो यानी कि वो बताना चाहता है कि उसकी नखरे कितने हैं, वो तमाशा कितनी करती है, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे लेकर यूज कर रहा हूँ कि मैं आम बोलचाल की भाषा में इस एटीट्यूड को यूज करते हैं। इस तरह से हम लोग एटीट्यूड को यूज करते हैं। वहीं पर किसी के अभिमान को दिखाना हो तो हम लोग बताते हैं कि वो कितना एटीट्यूड वाला व्यक्ति है, मतलब वो शान शौकत वाला व्यक्ति है। तो ये सारे नकारात्मक भावों को प्रकट कर रहा है यहाँ पर, यानी कि एटीट्यूड यहाँ पर नकारात्मकता का बोध करा रहा है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ ये नहीं होता है। इसको हम लोग अपने दिमाग से निकालेंगे, फिर इसके वास्तविक अर्थ को समझते हैं कि वास्तविक अर्थ एटीट्यूड का क्या होता है। अभिवृत्ति, यानी कि अभिवृत्ति का संबंध हम सब से है। एटीट्यूड के हिंदी में बोलते हैं अभिवृत्ति। इसका संबंध हम सब से है। इसको सभी के साथ हम लोग जोड़कर देख सकते हैं और एक व्यक्ति के कई एटीट्यूड हो सकते हैं। इसको जानने का प्रयास करेंगे अभी इस स्लाइड में, अगले स्लाइड में, इस सब्जेक्ट के अंत तक, यानी कि इसको समझने का प्रयास करेंगे कि अभिवृत्ति होती क्या है। अभिवृत्ति को अगर हम लोग तोड़ के देखें तो अभि और प्लस वृत्ति दो शब्दों में टूटकर बनता है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में अगर हम लोग देखें तो अभिवृत्ति में अभी जो है वो उपसर्ग है, यानी कि सबसे पहले लगने वाला जो होता है वो उपसर्ग होता है। तो यहाँ पर अभी उपसर्ग है जिसके कई मीनिंग होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि अभी का एक शब्द, अभी का एक अर्थ होता है आंतरिक और अभी का एक अर्थ होता है विस्तार और तुरंत। यानी कि जैसे कि अभिनव बोलते हैं, अभिनव, नव, नया नया, यानी कि तुरंत। इस तरह से हम लोग अभी का अर्थ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी का अर्थ हम लोग आंतरिक जगत से लेंगे, ठीक है ना। अभी का यहाँ पर अर्थ जो लेंगे हम लोग आंतरिक जगत से लेंगे। यहाँ पर जो अभिवृत्ति है उसको आंतरिक जगत से समझते हुए लेंगे, यानी कि अभी का अर्थ होगा आंतरिक। वहीं पर वृत्ति का अर्थ होता है आदतें। आपकी आदतें कैसी है, आपकी पसंदगी कैसी है, आपकी नापसंदगी कैसी है। तो वृत्ति का मतलब होता है आदतें, पसंदगी और नापसंदगी, यानी कि आंतरिक जगत से ये जुड़ी हुई चीज़ है कि आप किस चीज़ को पसंद करते हैं, किस चीज़ को नापसंद करते हैं, आपकी आदत क्या है। यानी कि अभिवृत्ति को हम लोग देखें तो यह एक आंतरिक चीज़ है, बाहरी चीज़ नहीं है। बाहरी चीज़ों पर आप कई तरह के विचार दे सकते हैं, उथली चीज़ होती है बाहरी चीज़। आप भी ये बाहरी चीज़ों पर आप भी विचार दे सकते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन ये जो अभिवृत्ति होती है आंतरिक चीज़ होती है। ये गहरे मनोविज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ होती है, यानी मन से जुड़ी हुई चीज़ है, या मनोभाव है। यानी मनोभाव मतलब उसको कैसा लग रहा है, मन की स्थिति कैसी है, उसको कैसा महसूस हो रहा है, यानी कि यह एक प्रकार की मन की दशा है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे इसको। यानी कि हम लोग कहेंगे कि जो अभिवृत्ति है ये जो आंतरिक जगत से जुड़ी हुई है कि महत्वपूर्ण चीज़ों के प्रति हमारी राय क्या है, ठीक है ना। हम लोग राय देते हैं कि महत्वपूर्ण चीज़ों के प्रति राय क्या है। महत्वपूर्ण चीज़ों के तत्वों के आधार पर हम लोग राय बनाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि मेरी अभिवृत्ति लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति है, यानी कि मैं लोकतंत्र को पसंद करता हूँ। यहाँ से समझिए अभिवृत्ति क्या होती है। मेरी अभिवृत्ति जो है लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति होती है, यानी कि जब भी हमारे सामने लोकतंत्र की बात होगी मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करूँगा, उसे चाव से सुनूंगा, उसको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएट करूँगा, पसंद करूँगा। और चुनाव को हम लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव होता है तो इस जो प्रक्रिया होती है अपने राजा को चुनने के, अपने हेड को चुनने के लिए, तो हम इस प्रक्रिया को पसंद करेंगे। यानी कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति बहुत अच्छी रवैया है, बहुत अच्छा दृष्टिकोण है।
तो ये देखिए कि अभिवृत्ति जो होती है लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति कैसा व्यक्त कर रही है कि बहुत अच्छा है, प्रशंसा कर रहा हूँ, चुनाव होना चाहिए, यानी कि हमारा एटीट्यूड उसके प्रति सकारात्मक है, हमारा नज़रिया, हमारा दृष्टिकोण उसके प्रति सकारात्मक है। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति तानाशाही मूल्यों को पसंद करता है, तानाशाही मूल्यों को पसंद करता है, तो चुनाव की बात आते हैं वो भड़क जाएगा। ये हेड ऑफ़ द स्टेट का चुनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो लोकतंत्र को सुनते ही वो उसका नज़रिया, दृष्टिकोण नकारात्मक होने लगता है। तो ये होती है अभिवृत्ति, यानी कि कुल मिलाकर कहें तो अभिवृत्ति के लिए हम लोग दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं कि मेरा लोकतंत्र के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है, नज़रिया बहुत शानदार है कि ये होना ही चाहिए। रवैया, इसको रवैया, मैंने लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति मेरा रवैया है कि प्रशंसा करूँगा, इसको सुनते ही मेरे मन में बहुत अच्छे ख्याल आने लगेंगे। तो ये सब होता है अभिवृत्ति को। हम लोग अभिवृत्ति के लिए ये सब यूज कर सकते हैं, दृष्टिकोण, नज़रिया, रवैया, यानी कि कोई भी चीज़ के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा है, नज़रिया कैसा है, रवैया कैसा है, यही एटीट्यूड कहलाता है, यही अभिवृत्ति कहलाता है। यानी कि व्यवहारिक शब्दों में हम लोग अभिवृत्ति के लिए दृष्टिकोण, नज़रिया और रवैया प्रयोग करते हैं, लेकिन ये व्यवहारिक शब्द है, ना कि पर्यायवाची शब्द है। ठीक है ना, ये रही अभिवृत्ति। और समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से अभिवृत्ति को। अभिवृत्तियों के संबंध में हम अध्ययन कर रहे थे और देख रहे थे कि अभिवृत्तियाँ होती क्या है। उसके अगले क्रम में हम देखेंगे कि मूल्यों से ही वृत्तियाँ बनती है, जो हमारे वैल्यूज़ होते हैं उसी से ही वृत्तियाँ बनती है। पीछे मैंने वैल्यूज़ यानी मूल्यों के संबंध में डिटेल अध्ययन करा चुका हूँ, आप लोग पीछे जाकर देख सकते हैं। मूल्यों से ही वृत्तियाँ बनती है, यानी कि वृत्तियों का मतलब होता है कि हमारी आदतें कैसी है, हमारी पसंद कैसी है, हमारी नापसंद कैसी है, और ये अलग अलग चीज़ों में राय देती है। ये जो मूल्य होते हैं, मूल्यों से ही वृत्तियाँ बनती है, और यही वृत्तियाँ अलग अलग चीज़ों में राय देती है, क्योंकि ये हमारी आदतों को दिखाती है, हमारी पसंद को दिखाती है, हमारी नापसंद को दिखाती है। अगर पसंद है तो मैं इस मामले में अच्छा राय दूंगा, अगर पसंद नहीं है तो मैं इसमें बुरा राय दूंगा। तो इस तरह से हमारी राय का निर्माण करती है वृत्तियाँ। ठीक है ना, तो यानी कि सबसे पहले मूल्य होते हैं, मूल्यों से वृत्तियाँ बनती है और वृत्तियों से राय बनती है। ठीक है ना, तो अभिवृत्तियों का जन्म मूल्यों से होता है। ठीक है, और मेरे मूल्य मेरे अभिवृत्तियों को जन्म देते हैं। जो भी मूल्य होते हैं अभिवृत्तियों को जन्म देते हैं। ये अभिवृत्तियाँ मेरे व्यवहार के रूप में प्रदर्शित होती है। जो भी मेरे मूल्य होंगे वो अभिवृत्तियों को जन्म देंगे, और ये अभिवृत्तियाँ मेरे व्यवहार के रूप में प्रदर्शित होंगे। किस किस रूप में व्यक्त होंगे कि विचारों के रूप में, कि मेरा इसके प्रति ये विचार है, ये श्वेत के प्रति ये विचार है, अश्वेत के प्रति ये विचार है। मैं काम के माध्यम से करूँगा कि मुझे पसंद है तो ये करूँगा, ये पसंद नहीं है तो नहीं करूँगा। धारणा बनाऊँगा कि वो व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। ठीक है ना, आदतों के रूप में हमारा यह व्यक्त होगा। ये ऑटोमेटिक आदतों के रूप में स्वतः विकसित होता चला जाएगा। ठीक है ना, जैसे मूल्य होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं विधवा विवाह। इसमें आपको लगेगा कि ये हमारे कस्टम के विरुद्ध है, हमारी प्रथा के विरुद्ध है, लेकिन कानूनी मान्यता दिया गया। तो फिर भी हम लोग देखेंगे कि पसंद नापसंद यहाँ दिखाई देगा कि ये हमारे कस्टम के विरुद्ध है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये पसंद और नापसंद को दिखाएगा। हम लोग इसके समर्थक होंगे, कुछ लोग इसके विरोधी होंगे। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, मूल्यों से जन्म होती है वृत्तियों का। तो वृत्तियाँ राय बनाती है कि ये पसंद है, ये नापसंद है, ये हम इसके समर्थक हैं, हम इसके विरोधी है। इसको और समझते हैं कि अभिवृत्तियों की अंतर वस्तु क्या होती है। अंतर वस्तु हमारे सिलेबस में प्रोमिनेंट रूप से मेंशन किया गया है। ठीक है ना, कि अभिवृत्ति की अंतर वस्तु क्या होती है, इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो अभी हम लोग देखेंगे, एक सेकेंड। कंटेंट क्या होता है, एटीट्यूड का कंटेंट क्या होता है। कंटेंट, मैं इसका इंग्लिश भूल गया था। कंटेंट क्या होता है, इसको सिलेबस में मेंशन किया गया है कि जो एटीट्यूड का कंटेंट क्या होता है, इसको कायदे से पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो इसको समझने का और बेहतर ढंग से प्रयास करते हैं। यानी कि अंतर वस्तु का मतलब है कि अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, यानी कि कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना है। जैसे एक लड्डू है, लड्डू में उसमें क्या बोलते हैं, बेसन है, उसमें चीनी है, दूध है, मैदा है, घी है। तो ये उसकी अंतर वस्तु होगी और लड्डू का निर्माण हुआ। तो वही प्रकार अभिवृत्ति की अंतर वस्तु क्या है, यानी कि अभिवृत्ति किस किस चीज़ से मिलकर बनी है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। शुरुआत में ये माना जाता था कि ये भावना से जुड़ी हुई चीज़ है। जो अभिवृत्ति है शुरुआत में माना जाता था कि ये भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ है, जिसके प्रति हम विचार व्यक्त करेंगे, धारणा बनाएंगे, आदतों के रूप में हम व्यक्त करेंगे। यानी कि हम देखेंगे कि शुरुआत में यहाँ वस्तु के प्रति हमारी क्या धारणा है,
क्या भावना है, विचारों के प्रति क्या भावना है, कि इसके प्रति नकारात्मक भावना है या सकारात्मक भावना, कोई घटना के प्रति हमारी भावना जुड़ी रहती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर देखा जाता था कि शुरुआत में माना जाता था कि ये भावना से जुड़ी हुई चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि आगे चल के हम लोग देखेंगे कि ये सारी चीज़ों का योग है, किन किन चीज़ों का योग है, अब समझने का प्रयास करते हैं। इसके माध्यम से हम लोग आंतरिक भाव या मनोभाव का पता लगा रहे हैं। ये अंदर से जुड़ी हुई चीज़ है, तो इसके माध्यम से, अभिवृत्ति के माध्यम से हम लोग आंतरिक भाव या मनोभाव का पता लगा रहे हैं, अपने नज़रिए और दृष्टिकोण को हम लोग समझ रहे हैं। यानी कि अभिवृत्ति का संबंध केवल क्रिया से नहीं होता है, ठीक है ना, उसका संबंध मनोभाव से होता है। अगर भावना जुड़ी हुई है तो इसके प्रति मैं क्रिया करूँगा कि नहीं ये पसंद नहीं है, इसको हटाओ यार, इसके अगर कोई बातें हमें पसंद नहीं है तो मैं उसको सुनना नहीं पसंद करूँगा या उठ कर वहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन जो अभिवृत्ति का संबंध अभी देखेंगे कि उसका संबंध भावना से भी है, विचार से भी है, सूचना से भी है, ज्ञान से भी है। इन सब के योग से अभिवृत्ति का निर्माण होता है। लेकिन शुरुआती दौर में हम लोग भावनाओं से बात करते थे कि ये केवल भावना से जुड़ी हुई चीज़ है, हम किसी के प्रति ये भावना रखते हैं, ये अभिवृत्ति हो गया। नहीं, ये सब चीज़ों से जुड़ के बनी हुई है। अभी देखते हैं कैसे जुड़ के बनी हुई है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि जो एटीट्यूड होता है वो भावना होती है, लेकिन ये एटीट्यूड केवल भावना ही नहीं होती है, इसको और समझने का प्रयास करते हैं। बेसिकली एटीट्यूड का संबंध भावना से होता था, लेकिन रिसर्च आगे बढ़ा और रिसर्च आगे बढ़ा तो पाया गया कि जो एटीट्यूड होता है केवल भावना ही नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। यानी कि भावना के अलावा व्यक्ति के विचार भी शामिल होते हैं और इसमें कुछ सूचना भी शामिल होती है। यानी कि जो भावना है, विचार है और सूचना मिलकर यह व्यक्ति का एटीट्यूड का निर्माण करते हैं। वहीं पर भावना और जो सूचना है ये मिलकर, ये जो विचार और सूचना जो मिलकर ज्ञान बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसके आधार पे हमारे एटीट्यूड का निर्माण होता है। यानी कि एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि क्या होता है। कोई एक व्यक्ति ए है, इसके प्रति मेरे क्या अभिवृत्ति होगी, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कैसे भावना शामिल होती है, इसमें कैसे क्रिया शामिल होती है, इसमें कैसे सूचना शामिल होती है और भावना और सूचना मिलकर कैसे ज्ञान शामिल होते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि ए एक व्यक्ति है, इसके प्रति मेरा क्या अभिवृत्ति होगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैंने फैसला किया कि ये एक गुड पर्सन है, यानी कि भला आदमी है, अच्छा आदमी है। तो किसी के प्रति मेरा अभिवृत्ति है, किसी के प्रति मेरा जो फैसला लिया गया है कि ये अच्छा आदमी है, तो उसके प्रति क्रिया भी तो अच्छा ही होगा ना। तो यानी कि जो मेरे घर आएगा तो इसको मैं सम्मान के साथ बैठाऊंगा, इसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, ठीक है, ये मेरी क्रिया हो गई, ठीक है ना। उसके बाद एक और सूचना मिली कि ये बहुत ही ईमानदार आदमी है, बहुत ही मेहनती आदमी है, दूसरों की मदद करता है। तो ये मेरी भावना होगी इसके प्रति, ठीक है ना, कि भावना ये जो भावना बनी है ये सूचनाओं के मदद से बनी है, ठीक है ना। एक तो क्रिया हुई कि मैंने इसको पहले मान लिया कि ये अच्छा आदमी है, ठीक है ना, भला आदमी है, तो इसके प्रति जो क्रिया हो गई वो अच्छा ही होगा। उसके बाद जो हमारी भावना बनती है सूचनाओं के माध्यम से बनती है। किसी के प्रति भावना बिगाड़ना कि काले लोग अच्छे नहीं होते हैं, असभ्य होते हैं, बर्बर होते हैं, ये नशीले पदार्थों को बेचते हैं, तो उनके प्रति ये सूचना गलत फैलाया जा रहा है। इस कारण से उसके प्रति भावनाएँ भी हमारी गलत ही होगी। तो ये भावनाओं का निर्माण होता है सूचनाओं से, ठीक है ना। तो सूचनाओं से हमें प्राप्त हुआ कि ये दूसरों को मदद करता है, ईमानदार आदमी है, मेहनती है, तो इसके प्रति मेरी अच्छी भावना उत्पन्न हुई। ये जो भावना जो है और सूचना दोनों को मिला के हम लोग ज्ञान कह देते हैं। इन सूचनाओं की मदद से हमें ज्ञान का पता होता है कि यह एक भला आदमी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें एटीट्यूड में शामिल होती है। तो एटीट्यूड में क्या होता है कि भावनाएं होती है, सूचनाएं होती है, भावनाओं और सूचनाओं को मिलाएं तो उसके बाद ज्ञान हो जाता है। इसमें क्रिया भी शामिल होती है और भी समझने का प्रयास करते हैं। तो यानी कि अभिवृत्ति भावना ही नहीं, विचार भी होता है, ज्ञान भी होता है। तो यानी कि जो ज्ञान हमें मिलता है, विचार, ये जो भावनाओं का ये विचार जो होता है सूचनाओं के माध्यम से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। लेकिन यहीं तक ये सीमित नहीं रहा, अभी और देखेंगे, लेकिन यहीं तक ये सीमित नहीं रहा, इस पर और विचार चलता रहा, ठीक है ना, कि एटीट्यूड पे और क्या हो सकता है। इसमें हम आधुनिक समय में प्रवेश कर गए हैं, तो ये भावना विचार तक ही सीमित नहीं रहेगा। जो एटीट्यूड है भावनाओं तक ही सीमित नहीं रहेगा, ना ही विचारों तक सीमित रहेगा, बल्कि इसमें क्रिया भी शामिल हो जाती है। कोई भी चीज़ को व्यक्त करना है तो एक्शन के माध्यम से व्यक्त करते हैं। हर चीज़ों को मुंह से बोलकर नहीं कर सकते, कुछ एक्शन की मदद से भी व्यक्त करते हैं। तो यानी कि अभी का समय जो रहा है, हम लोग
अभिवृत्ति को 3 पार्ट में बांट के देखते हैं। ये भावना होती है, ये विचार होती है, क्रिया होती है। इन तीनों का संयोग से एटीट्यूड का निर्माण होता है। अभी हम समझते हैं कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो और बेहतर ढंग से समझेंगे। तो अभी वर्तमान में देखेंगे जो अभिवृत्ति है केवल भावना ही नहीं है, केवल विचार ही नहीं है, केवल क्रिया ही नहीं है, तीनों का संयोग को हम लोग एटीट्यूड कह सकते हैं। ठीक है ना, एटीट्यूड कहते हैं। अभी समझते हैं कैसे, एग्जाम्पल आएगा तो और बेहतर ढंग से समझेंगे। जैसे मैंने किसी एक व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया था। वर्तमान में अभिवृत्ति को समझे तो माने कि स्टिल यहाँ तक रिसर्च पहुँच चुका है कि अभिवृत्ति में 3 चीज़ें शामिल होती है, ABC। इसको समझने का प्रयास करते हैं। ABC है क्या? A फॉर अफेक्टिव, यानी कि भावनात्मक चीज़ें होती है, यानी कि अंदर की विषय वस्तु है अभिवृत्ति। B फॉर बिहेवियरल, यानी कि व्यवहार, हमारा व्यवहार कैसा होगा, व्यवहार में क्रिया शामिल है। और तीसरा है C कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक को उसको सरल भाषा में समझे थे, इसे ज्ञानात्मक भी कह सकते हैं। इन तीनों के मिलन से हमें एटीट्यूड का निर्माण होता है, यानी कि अफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव तीनों का मिलन से एटीट्यूड का निर्माण होता है। तो तीनों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, एक एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि संज्ञानात्मक एक शब्द था, इसको वहाँ से स ले लिया। उसके बाद भावनात्मक, ये भावनात्मक में से भा ले लिया, और व्यवहार से व्यय ले लिया, तो इसलिए मैंने इसे संभाव्य लिखा है। तो तीनों को मिला के संभाव्य, ABC को संभाव्य लिखा है। तो इन तीनों के मिलन से पूर्ण रूपेण ये अपने एटीट्यूड का निर्माण होता है। नहीं तो हम लोग केवल एक के माध्यम से भी, क्रिया के माध्यम से या भावना के माध्यम से या ज्ञान के माध्यम से अपने एटीट्यूड को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से एटीट्यूड को व्यक्त करना है तो तीनों का मिलन होना जरूरी है। अभी समझते हैं कैसे है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि विधवा विवाह, ठीक है ना। तो हमारी परंपरा है कि विधवा विवाह नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसके प्रति मेरी अभिवृत्ति है, 2 में से एक होगी, या तो निगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, या दोनों में से मिक्स होगी कि होनी भी चाहिए नहीं भी होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। बट क्या होता है कि भारतीयों की आज जो भी विधवा विवाह के प्रति जो नज़रिया है वो नकारात्मक है, यानी कि नकारात्मक दृष्टिकोण है कि विधवा विवाह नहीं होना चाहिए। इस कारण मेरी जो वृत्ति है वो निगेटिव हो चुकी है, यानी कि मेरी अपनी नहीं, मैं बस एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, ठीक है ना, उसको समझाने के लिए, मेरी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि विधवा विवाह हो, सबका घर बसे। तो भारतीयों की आज मैक्सिमम भारतीयों की जो दृष्टि है वो नकारात्मक है, दृष्टिकोण उसके निगेटिव है, नहीं होनी चाहिए, यानी कि निगेटिव वृत्ति हो गई है। तो इसको हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे, इन तीनों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लेते हैं विचार या संज्ञानात्मक। ये जो संज्ञानात्मक था, इसमें ज्ञान और विचार शामिल होते हैं। तो ये कैसे निर्माण हुआ संज्ञानात्मक का, कि मेरे पास कुछ सूचना है, ठीक है ना, मेरे पास कुछ सूचना है। तो सूचना कैसी है कि हमारी परंपरा में विधवा विवाह बुरा माना जाता है, इसे पाप माना जाता है, इसे काम वासनाओं से जोड़कर देखा जाता है। अगर विधवा विवाह हो रहा तो समाज में व्यभिचार होगा, अनाचार फैलेगा। तो मेरे पास ये सूचनाएं हैं, इन सूचनाओं के आधार पर, इन सूचनाओं के माध्यम से मेरा जो संज्ञानात्मक का निर्माण हुआ, यानी एटीट्यूड का निर्माण हुआ, वो नेगेटिव है। इसके माध्यम से भी हम लोग अपने एटीट्यूड को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर कैसे हो गया, इन सूचनाओं के माध्यम से मेरा एटीट्यूड कैसा हो गया, नकारात्मक हो गया। उसके बाद देखेंगे कि भावना के स्तर पर। अब भावना के स्तर पर क्या होगा, यानी कि भावना के स्तर पर ये वाला भावनात्मक, इसे मैं घृणा करूँगा या प्रेम करूँगा। यानी कि जब कोई व्यक्ति विधवा विवाह का भी का मतलब है विधवा विवाह का समर्थन करते हुए नजर आएगा, मेरे अंदर तो ये नेगेटिव भावना व्यक्त हो चुकी है, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति विधवा विवाह का समर्थन करते हुए नजर आएगा तो मैं उत्तेजित हो जाऊँगा, ठीक है ना। अगर कोई विधवा विवाह करना चाहे तो मैं गुस्सा में आ जाऊँगा। तो ये देख रहे हैं ना, ये मेरी भावना होगी। और तीसरी होगी क्रिया। क्रिया को समझते हैं, क्रिया मतलब हो गया व्यवहार, मैं व्यवहार कैसे करूँगा। अगर विधवा विवाह के समर्थन में कोई आंदोलन हो रहा है या कोई समर्थन हो रहा है या भाषण हो रहा है, कहीं पर विधवा विवाह के समर्थन में आंदोलन हो रहा है या भाषण हो रहा है, तो मैं उस आंदोलन में शामिल नहीं होऊंगा, उस भाषण में जाना मैं पसंद नहीं करूंगा। अगर चला भी गया, अगर ये बात उठने लगी, अगर मैं वहाँ गलती से भी मौजूद रहा तो मैं उठकर चला जाऊंगा। तो ये मेरी क्रिया हो गई। तो देखिए कि इन तीनों के मिलने से एक संपूर्ण एटीट्यूड का निर्माण होता है, संपूर्ण एटीट्यूड का निर्माण होता है, ठीक है।
तो मैंने यहाँ बताया था कि ये यहाँ तो ये जो एटीट्यूड है, मेरी अभिवृत्ति है, या तो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी या दोनों होगी। कैसे, या को मैं दिखाना नहीं पसंद करूँगा, उसको अगले एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, अश्वेत के माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना। तो ये विधवा विवाह के माध्यम से मैंने विचार या संज्ञानात्मक या भावना या क्रिया तीनों को समझाने का प्रयास किया, और तीनों को मिलने से ही एटीट्यूड का निर्माण होता है, ठीक है ना। आप भी अपने अंदर झांक के देखिए कि मेरा एटीट्यूड किसी के प्रति कैसा है, तो ये तीनों ही मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। संज्ञानात्मक यानी ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रिया, इन तीनों के मिलने से एटीट्यूड का निर्माण होता है। इसको समझते हैं और क्या इनकी संगति जरूरी है कि नहीं, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कि मान लिया कि मैं एक यूरोपीय नागरिक हूँ, जो मैं श्वेत हूँ। अक्सर यूरोप में देखा जाता है या अमेरिका में देखा जाता है कि अश्वेतों से नफरत की जाती है, बट अभी वर्तमान स्थिति कुछ ठीक होते जा रही है। बट मैं श्वेत हूँ, ऐसा मान के चलता हूँ कि मैं अंग्रेज हूँ, ठीक है, और काले लोगों से मैं नफ़रत करता हूँ, ठीक है ना। मैं श्वेत हूँ, ब्लैक को पसंद नहीं करता हूँ, यानी कि ये मेरे नज़र में ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये अपराधी हैं, ऐसी सूचना मेरे पास है, ठीक है ना, कि ये गलत होते हैं। भले ही गलत सूचना हो, ये सूचना भले ही गलत हो, क्योंकि ये सूचना ऐसे ही फैलाई जाती है ताकि अश्वेतों के प्रति विद्वेष फैले। मैं अश्वेतों के प्रति विद्वेष का भाव रखूं। मैं छोटा आदमी हूं, मैं छोटा बच्चा हूं, और मैं बड़ा होते जा रहा हूं, तो अश्वेतों के प्रति गलत सूचना फैलाई जा रही है कि ये अच्छे नहीं होते हैं, ये अपराधी नहीं होते हैं, ताकि आपके मन में अश्वेतों के प्रति विद्वेष का भाव हो। अश्वेत अच्छे होते हैं, अपराधी नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये गलत सूचनाएं दी जा रही है हमें, ठीक है ना, ताकि आपके मन में अश्वेतों के प्रति विद्वेष का भाव हो। इससे मेरे अंदर ज्ञान उत्पन्न होगा। मैंने बताया ना कि सूचनाओं से ज्ञान उत्पन्न होता है, सूचनाओं से ज्ञान होता है। मेरे अंदर ज्ञान हुआ कि ये इनके विरोध में खड़ा होना है, ये अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। यानी कि यहाँ भावनात्मक पक्ष को देखें तो अश्वेतों के प्रति मेरी एक प्रकार का घृणा का भाव रहेगा। तो इतना पाठ ज्ञानात्मक पाठ हुआ, यानी कि सूचना ज्ञानात्मक पाठ हुआ, ठीक है, या संज्ञानात्मक पाठ, कि ये अच्छे लोग नहीं होते हैं, ठीक है, मुझे सूचना मिली है। तो भावनात्मक पक्ष क्या हो जाएगा कि अश्वेतों के प्रति मैं एक प्रकार से घृणा करने लगूँगा, घृणा के भाव रखूँगा। उनके पास नहीं बैठूँगा, अगर पास बैठा हूँ तो उठ के चला जाऊँगा, बात नहीं करूँगा, अपनी गर्दन घुमा लूँगा। वहीं पर क्रिया के रूप में देखें तो वो मेरे पास आकर बैठते हैं, मैं उठ कर चला जाता हूँ, इसे थोड़ा सा मिक्स करता हुआ नज़र आएगा, और मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो ये मेरी क्रिया होगी। भावनात्मक पक्ष होगा कि मैं इसे घृणा करूँगा, जिसके फलस्वरूप क्रिया हुई कि मैं उससे हाथ नहीं मिलाऊंगा, उनके पास नहीं बैठूंगा, अगर बैठे हुए तो उन्हें जाने के लिए कह दूंगा कि चले जाओ तुम यहाँ से। तो यहाँ क्या हुआ, ये ज्ञानात्मक पक्ष हुआ, संज्ञानात्मक पक्ष हुआ कि मुझे ज्ञान हुआ कि ये अच्छे व्यक्ति नहीं होते हैं। तो भावनाओं में वो चीज़ें झलकेगी कि मैं इनसे घृणा कर लूँगा, और भावनात्मक घृणा होगी तो उसके बाद जो क्रिया होगी इनके प्रति घृणा वाली ही होगी कि हाथ नहीं मिलाऊंगा, उठ कर चला जाऊंगा। तो इन तीनों के मिलने से हमारा एटीट्यूड का निर्माण हुआ है। लेकिन इन तीनों की संगति हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, आईएएस ऑफिसर मीटिंग ले रहा है और यूनिसेफ के प्रतिनिधि आए हुए हैं, जो यूनाइटेड नेशन की संस्था है यूनिसेफ, वहाँ पर के प्रतिनिधि आए हुए हैं, और ये अफ्रीकी मुल्क के ब्लैक हुए हैं, ठीक है ना। तो आप पर सामाजिक दबाव बनेगा कि आप मन ही मन घृणा कर रहे हैं, इनके प्रति विद्वेष का भाव रख रहे हैं। आपके विवृत्ति है कि आप इसके प्रति, अश्वेत के प्रति नफरत की भाव रख रहे हैं, लेकिन आप उठकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट है, कुछ रूल है। अगर आप उठ के जाते हैं या उनको उठ को जाने को कहते हैं कि आप चले जाइए, आप ब्लैक हैं, तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी। वहाँ डिमांड है कि क्रिया का दबाव में आप चुपचाप बैठे रहें। तो ये देखिए, तीनों का संगति नहीं है। यहाँ पर है कि आपके मन में है कि ये अश्वेत है, इनके प्रति मेरी विद्वेष की भावना है, ठीक है ना। अश्वेत अच्छे नहीं होते, मेरी अभिवृत्ति बन चुकी है, लेकिन आप उठ के नहीं जा सकते, क्रिया नहीं कर सकते ये वाला पार्ट, क्योंकि वहाँ की डिमांड है। आप आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है ना, आपको डिमांड को देखते हुए अपने मन को दबा कर बैठना होगा। अगर आप उठ के जाते हैं तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी, या उनको उठ को जाने कहेंगे तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी। तो इन तीनों का संगति इतना ज़रूरी नहीं है, ये केस दर केस डिपेंड करता है, बट मैक्सिमम केसों में तीनों हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये रही अभिवृत्ति को समझने का तरीका कि हमने बताया कि जो अभिवृत्ति होती है ABC होती है, संभाव्य होती है, यानी संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक होती है, भावनात्मक होती है और व्यवहार।
तीनों जुड़ा हुआ है, तीनों से मिलकर एक संपूर्ण अभिवृत्ति का निर्माण होता है। यह तो एक एक ढंग से भी, संज्ञात्मक से भी एटीट्यूड का निर्माण हो सकता है, भावनात्मक से भी व्यक्त किया जा सकता है, या उसके व्यवहार के माध्यम से भी एटीट्यूड को व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन संपूर्ण अभिवृत्ति का निर्माण ABC तीनों के मिलने से भी होता है, तीनों के मिलने से होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अभिवृत्ति की विशेषताएं क्या क्या होती है। अभिवृत्ति की विशेषताओं की बात करें, यानी फीचर ऑफ एटीट्यूड की बात करें, तो यह जन्मजात या आनुवांशिक नहीं होती। ठीक है ना, आनुवांशिक थोड़ी बहुत मात्रा में, सम एक्सटेंट, यानी कि थोड़ी बहुत मात्रा में आनुवांशिक होती है। लेकिन जिस प्रकार वैल्यूज और एथिक्स को सीखे जाते हैं, उसी प्रकार एटीट्यूड को भी सीखा जा सकता है। इसे सीखा जा सकता है, यानी कि माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो हम लोग सीखना शुरू कर देते हैं, परिवार के लोगों से सीखना शुरू कर देते हैं। परिवार अगर हमें सूचनाएँ देता है कि ये व्यक्ति अच्छा है, उसके प्रति हमारा एटीट्यूड बेहतर होते चला जाता है, उसके प्रति हमारा व्यवहार, हमारा क्रिया बेहतर होते चला जाता है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार ये जो एटीट्यूड होता है ये आनुवांशिक नहीं होता है, इसे सीखा जा सकता है। अगर जैसे कि बात करें कि आप बचपन से आपके अंदर आर्मी वाला गुण तो नहीं है ना, बट आर्मी के प्रति लगाव के कारण आप आर्मी में चले गए, या IAS ऑफिसर का जो मापदंड होते हैं, जो क्राइटेरिया होती है, जो डिमांड होता है, फुलफिल करते हुए उसके एग्ज़ाम को पास करते हैं। लेकिन आप एग्ज़ाम का पास करते हैं, IAS ऑफिसर नहीं बन जाते हैं ना, तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप IAS ऑफिसर के जैसा वो चीज़ों को पूरा कर सके, आप आर्मी का चीज़ों को फुलफिल कर सके। IPS की ट्रेनिंग दी जाती है तो आप IPS लायक बन जाएं। ट्रेनिंग के माध्यम से इसे, यानी कि सीखने के, इसे सीखा जा सकता है। ट्रेनिंग के माध्यम से आपके अंदर एटीट्यूड को इनकलकेट किया जाता है, आपके अंदर समाहित किया जाता है, तो ये इसे सीखा जा सकता है। थोड़ी बहुत मात्रा ये आनुवांशिक होती है, जेनेटिक थोड़ी बहुत होती है। ठीक है ना, इसका हमेशा संबंध मनोविज्ञान से है। इसका जो मैंने बताया कि आंतरिक चीज़ों से जुड़ा हुआ, इसका संबंध हमेशा मनोविज्ञान से है। यानी किसी भी विषय के प्रति मेरी मानसिक क्रिया क्या होगी, मेरे भाव विचार क्या होंगे, ये भाव विचार सारे दिमाग में आते हैं, तो ये सारा चीज़ मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ चीज़ है। तीसरी चीज़ ये अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। याद रखिएगा, ये अपेक्षाकृत का बात कर रहा हूँ, क्योंकि समय और समाज के साथ ये जो एटीट्यूड होता है उसमें बदलाव आता है, लेकिन इसे आसानी से नहीं बदल सकते। समय और समाज के साथ बदलाव आता है, ये अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। ठीक है ना, अपेक्षाकृत मैं बात कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट नहीं बात कर रहा हूँ। तो इसे आसानी से नहीं बदला जा सकता। जैसे कि विधवा विवाह के प्रति जो राजा राम मोहन राय का नज़रिया था, सकारात्मक था, इसे नहीं बदला जा सका। लोगों का जो निगेटिव नज़रिया था वो अचानक नहीं बदला जा सका। लेकिन जैसे जैसे समय और समाज विकसित होते जा रहा है, डेवलप होते जा रहा है, उसके विधवा विवाह के प्रति हमारी सोच बदलते जा रही है। यानी कि शुरुआत में तो अस्थायी रहते हैं, लेकिन समय और समाज के साथ इसमें बदलाव आता है। इसलिए मैंने कहा यह अपेक्षाकृत अस्थायी होते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, मैं विलेज से सिटी की ओर गया, विलेज से सिटी की ओर गया, वहाँ कुछ दिन समय गुजारा और वहाँ देखा कि बाल विवाह के प्रति नकारात्मक नज़रिया है, जाति प्रथा के प्रति नकारात्मक नज़रिया है, वहाँ महिला समानता का समर्थन किया जा रहा है। तो शुरुआत में मैं गाँव में था तो मैं बाल विवाह का समर्थन करता था, जाति प्रथा का समर्थन करता था, महिला समानता को नहीं मानता था। ठीक है ना, लेकिन समय के साथ मैं सिटी में समय गुजारा 10 साल 15 साल, तो मेरा नज़रिया बदलते चला गया। मेरा जो इसके प्रति बाल विवाह के प्रति जो निगेटिव एटीट्यूड था वो पॉजिटिव एटीट्यूड में बदलने लगा। जाति प्रथा के प्रति मेरा सकारात्मक नज़रिया डेवलप होते गया। मैं महिलाओं के अधिकार को सम्मान करने लगा, महिलाओं के अधिकार के समानता के पक्ष में आ गया। तो ये देख रहे हैं ना कि समय और समाज, यानी कि समय में जब गाँव में था तो छोटा था, और समाज में मतलब गाँव से मैं शहर की ओर गया, यानी समाज बदला। तो समय और समाज में बदलाव के साथ आप देखेंगे कि ये जो एटीट्यूड है उसमें बदलाव आता है। नहीं तो कुछ मामलों में अस्थायी होता है, मैंने अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। ठीक है ना, पूर्णतः अस्थायी नहीं होता है। पूर्णतः अस्थायी होता तो आज विधवा विवाह जैसे कानून नहीं बनते, विधवा विवाह के समर्थन में कानून नहीं बनते। ठीक है ना, महिलाओं के अधिकार की बात नहीं की जाती। तो ये अपेक्षाकृत होता है एटीट्यूड अपना। ये प्रेरणात्मक का काम करता है, जैसे कभी कभी ये अभिवृत्तियाँ ज़बरदस्त रूप से प्रेरणा का काम करती है। गांधी जी के जीवन में बदलाव के रूप में देखें तो टॉल्स्टॉय जो होते हैं, ये जो फिलोसफर होते हैं, इनके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव लाया गांधी जी के। बाइबिल का और गीता का बहुत ज़्यादा योगदान रहा गांधी जी के जीवन में। तो ये प्रेरणा का काम करती है, यानी कि बड़े लोगों की जो एटीट्यूड है वो प्रेरणा का काम करती है। जैसे कि
जैसे कि मैं शिवदीप लांडे जी का एटीट्यूड था, मैं उनके जैसा मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाह रहा था, बट अभी प्रोसेस में हूँ, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता। तो उनका एटीट्यूड मेरे लिए प्रेरणा का काम किया। तो यानी कि बड़े लोगों का जो एटीट्यूड होता है वो प्रेरणा का काम करता है, ये प्रेरणात्मक भी होता है एटीट्यूड। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो प्रेरणा बनकर मेरे जीवन में आगे बढ़ाएगा, और नेगेटिव एटीट्यूड है तो प्रेरणा बनकर मेरे जीवन में नकारात्मक भाव पैदा करेगा। जैसे कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, वो नशा का यानी कि वाइन का या गुटखे का प्रचार करते हैं। अगर कोई व्यक्ति उनको प्रेरणा मानता है तो वो नशा करने लगेगा, गुटखा खाने लगेगा। इसलिए देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारा बुराइयां उत्पन्न होती है बॉलीवुड के सिनेमा से। तो देख रहे हैं ना, जिनको मैं आदर्श मानते हैं वो मेरे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। तो प्रेरणा पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, या तो सकारात्मक होगी या नकारात्मक होगी, लेकिन कुछ मामलों में द्वैत वृत्ति भी उत्पन्न होती है। इसको अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि अभिवृत्ति की संरचना क्या होती है, जिसमें दोनों शामिल होता है। तो ये रही अपनी अभिवृत्ति की अंतर वस्तु। और सबसे पहले अभिवृत्ति को देखा, उसके बाद इसकी अंतर वस्तु को देखा, इंटेंट को देखा, उसके बाद इसकी फीचर्स यानी विशेषताओं को देखा। कल हम लोग अभिवृत्ति के संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।